सो हाँ जी स्टूडेंट्स, सब सही बढ़िया. सो अगेन वी आर हियर. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस छुटपुट, यानी कि वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स जो कि इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुए हैं. अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की फोर्स कैसे हो सकती, क्या हो सकता है, तो वी आर नाउ हियर वेरियस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि इस चैप्टर के अंदर फोर्स के बारे में आते हैं. तो आज हमने ये काम करना है. तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. कंकरेंट फोर्सेस किन्हें बोलते हैं? फोर्सेस मीटिंग एट ए पॉइंट. मान लीजिए you are considering that let us say F1 force is acting in this direction, F2 force is acting in this direction, F3 force is acting in this direction. So now these three forces are concurrent forces. If a fourth is like this, तो इन forces को concurrent forces बोलते हैं. That means concurrent forces are the forces meeting at one particular point. इसमें ये सारी की सारी फोर्सेस या तो ओ पॉइंट से शुरू होंगी या ऐसे आएंगी. यू कैन टेक इट लाइक दिस, ठीक है ना, या इस तरीके से. अब इसके बाद है कि व्हेन number of forces are acting at one particular point and let us say if the vector sum is 0, तो क्या होगा? हमने इसमें ये ले लिया कि number of forces, 4 forces are acting at one particular point हो, और मान लीजिए कि इन सभी forces का vector sum 0 है. तो जब vector sum of all these 4 forces is 0, it means that resultant force acting at point O is 0. So it means that point O is in इक्विलिब्रियम. अंडरस्टैंड? तो पहली बात आज हमने ये सीखी कि कंकरेंट फोर्सेस का मीनिंग तो ये है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन अगर उनका वेक्टर सम 0 है तब वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा. माइंड दिस थिंग. अगर आप ये लिखते हो F1 plus F2 plus F3 plus F4 is 0, so this thing is meaningless. ये मैंने क्यों बताया? ये बेटे आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में आ सकता है. अब ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में मैं आपको दे दूंगी कि दिस वेक्टर सम इज 0, इट मींस दैट पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, और इट मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने इसको कंसिडर करना है. और जब कहीं पर भी नंबर ऑफ वेक्टर का सम 0 हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑल दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन. इट मींस दैट when you are taking that the resultant sum of all these concurrent forces is 0, it means these forces are represented by the sides of closed polygon taken in same order. तो ये तो कॉन्सेप्ट concurrent forces का हो गया. इसके बाद सेकेंड आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस का क्या मीनिंग है? बेटा आपने ये टेबल ले लिया, इस टेबल के ऊपर आपने ये बुक रखी. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दिस वेट ऑफ द बुक is pressing the table in the downward direction. Now table will exert force on the book in upward direction and that is R. तो इसमें जो R आपके पास आएगा ये क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगी. इन एक्चुअल प्रैक्टिस कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है. कब एक्ट कर रही है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है. अब मान लीजिए यू आर कंसिडरिंग दिस बीकर. इस बीकर में मैंने कोई भी लिक्विड ले लिया और इसके अंदर ये बॉडी इमर्स कर रही है. तो इस केस में भी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है. लेकिन अब जब आपने बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो क्या होगा बेटा?
दिस बॉडी विल डिस्प्लेस द लिक्विड, तो इसकी वजह से वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल एक्ट एज अप थ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो आपके पास अप थ्रस्ट आ गई, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द फोर्स which is acting when the solid body is immersed inside liquid। तो दैट मीन्स वो सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में आए या नहीं आए, आए ना। तो क्या सीखा हमने इसमें कि कांटेक्ट फोर्स कब एग्जिस्ट हो रही है, इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट। तो इसमें हमने डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश की है कि इफ यू आर कंसिडरिंग that a body is resting on the surface of another body, so now the two bodies are in contact, then reaction force will be the contact force. Here up thrust will be the contact force। and similarly if you are taking it like this, ये wall है, इससे हमने string के साथ ये weight अटैच कर दिया, ये क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से हमने ये वेट अटैच किया, अगेन वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसके बाद इसके अंदर ये क्या आ गई, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी द कांटेक्ट फोर्स। तो ये हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो हम इसमें किस तरीके से लेंगे। तो ये आपके पास कांटेक्ट फोर्स के बारे में था। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अब ये एक तो हमने लिया कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, फिर हमने लिया इसमें कंकरेंट फोर्स क्या है, फिर आ जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। नाम से ही क्लियर है, नाम से क्या क्लियर है कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग इन वन प्लेन। अब आप सोच रहे होंगे, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंकरेंट एंड कोप्लेनर। कोप्लेनर का ये मतलब है कि जितनी भी फोर्सेस हैं दे आर इन वन प्लेन एंड दे मे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे आपके पास ये पेपर हो गया, ठीक है, ये एक प्लेन है, अब इस प्लेन में यहाँ पर फोर्स F1 है, यहाँ फोर्स F2 है, यहाँ फोर्स F3 है, सो दीज थ्री फोर्सेस are acting at different points but they are in one plane। तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, co-planar forces। so the forces which act in one plane and they may be acting at different points in that very plane। ये आपके पास हमने इसमें कॉन्सेप्ट लिया, concurrent forces, contact forces एंड कोप्लेनर फोर्सेस। अब इसके बाद हम इसमें ये सीखना चाहते हैं बेटा कि मान लीजिए बॉडी जब मूव कर रही है तो हमें पता है कि अगर आप इसमें ये लें, मान लीजिए कि दिस इज बॉडी इज मूविंग, बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो अब इफ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if body is moving with the uniform velocity, तो बताओ इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेगी। हाँ भी बोलो, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम is moving with uniform velocity of 5 meter per second, तो you tell me how much force is acting on this body। हाँ जी, क्या आएगा आंसर, 0। क्योंकि बेटा when body is moving with uniform velocity it means acceleration acting on body is 0। तो जब acceleration 0 है तो force will be 0। ठीक होगी बात। अब सेकेंड पॉइंट है कि मान लीजिए बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या लिया है कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इससे क्या होगा, इससे वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लीजिए मोशन इस डायरेक्शन में है,
you apply force in this direction, तो velocity of body will decrease. बेटा जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो, कब करते हो? जब आपने बॉडी को स्टॉप करना है, सो दैट मीन्स धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी. तो जब वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होनी है, तो दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई दिस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दीज टू केसेस फोर्स whenever is acting parallel or anti-parallel to direction of motion of body, then it will change magnitude of velocity. किस चीज को चेंज करेगी? मैग्नीट्यूड को. आइदर मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज और डिक्रीज. तीसरा, अगर बॉडी की मोशन इस तरीके से है and force is acting in this direction, that is when we are considering force is acting in a direction perpendicular to the direction of motion. तो उस केस में क्या होता है? There will be no component of force in the direction of motion, so there will be no change in magnitude. तो इस केस में क्या चेंज होगा? Direction of velocity will change. जब आप बात करते हो सर्कुलर मोशन की, ठीक है? तो ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो कि whenever force is acting parallel or anti-parallel, it will change its magnitude of velocity. When force is acting perpendicular to direction of motion, it will change direction of velocity. बट अब आप कहोगे नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ऐसा हो, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है and force is acting at some angle, it's neither theta nor 90 nor 180. So in that very case, what will happen? There will be one component in the direction of motion which will change its magnitude. There is one component in the direction perpendicular to motion which will change its direction. So इसका meaning क्या हो गया कि if the force is acting at an angle to the direction of motion, then it will change both magnitude and as well as direction of motion of the body. So clear हुआ ये point? So this point is very important कि किस तरीके पे बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रही है, जिससे कि हम ये कह पाएँ कि उसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही, किस तरीके से हम इसमें ले रहे हैं. अब उसके बाद हम इसमें ये देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी placed on an inclined plane. Placed on an inclined plane. जब एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होगी. बेटा दिस इज द प्रॉब्लम. ये आपके पास है इंक्लाइन प्लेन. दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अब ये बॉडी को आपने ऐसे रख दिया. अब मैंने बाहर से तो इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की है, बट इवन देन आई एम सेइंग कि इस केस में एक्सेलरेशन होगी. देख लो, जब आप बॉडी को टेढ़े चीज़ पे रखते हो तो सरक नहीं जाता. तो अब इसमें कैसे एक्सेलरेशन आएगी, कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, ये देखना है हमने. अब इसमें ये देखो, एक चीज़ तो आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए कि जो वेट है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि वेट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग एट CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये इसमें इस तरीके से आ गया. अब मैं ये जो लाइन लगा रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस इज नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड सरफेस AB. इस इंक्लाइंड सरफेस AB के ये परपेंडिकुलर है. तो बच्चे ये एंगल कितना होगा? अब ध्यान से देखिए कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. सो हमेशा हम क्या कहते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. जो उनके नॉर्मल्स में है, परपेंडिकुलर्स में है,
So that means this angle is theta. अब इसका मतलब कि you can resolve this weight mg along two rectangular component. तो जो component perpendicular to inclined plane आ गया, ये बन गया mg cos theta. तो दूसरा component किधर को बनेगा? Along the inclined plane, and that will be mg sin theta. तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लिया है कि weight mg is acting vertically downward. We resolve this weight in two rectangular components along the plane and perpendicular to the plane. अब ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा है, तो अब इसका जो रिएक्शन है इस इंक्लाइन प्लेन का ऑन द ब्लॉक, दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड. तो अब इस केस में mg cos theta इज इक्वल टू r, यानी कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई. रिजल्टेंट इनकी क्या बन गई? जीरो. तो कौन सी फोर्स इसमें आई है? mg sin theta, and that is acting along the plane in the downward direction. तो इस फोर्स की वजह से किसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी? इस ब्लॉक के अंदर. तो ब्लॉक का मास है m, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस a. It means that F is equal to mg sin theta. That means m into a. तो इस केस में अब आपके पास ये एक्सेलरेशन कितनी आ गई? That is equal to g sin theta. तो एक्सेलरेशन produced in a body placed on inclined plane, it's given by g sin theta. तो इस तरीके से हमारे पास बच्चे पूरे चैप्टर में, अब अगर आप ध्यान से देख लो तो हमने एक ही बात सीखी है कि बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस होगी, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है, उस तरफ को एक्सेलरेशन आएगी, और बेसिक फॉर्मूला वही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब इसमें हम लास्ट टॉपिक इसमें जो देखना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो फोर्स. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सूडो फोर्स. सो दिस फोर्स इज नॉट एक्टिंग इन एक्चुअल प्रैक्टिस, दिस इज द फिक्टिशियस फोर्स. तो ये फिक्टिशियस फोर्स कब एक्ट करती है? व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. कब एक्ट कर रही है? जब बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में मूव करती है. जैसे कि मान लीजिए आप एक ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. नाउ यू कंसिडर मोशन ऑफ द ट्रेन. अब आप ट्रेन मान लीजिए मूव कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन e. तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं जो आप उसके अंदर लोगे, तो नेचुरली अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि दोज आर मूविंग इन द डाउनवर्ड, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद दिस एक्सेलरेशन e. तो वो कौन सी फोर्स है? दैट विल बी द सूडो फोर्स which will be acting due to that you are considering. So हमेशा इतना सा बस इसके लिए याद रखिए कि सूडो फोर्सेस fictitious force and its existence will be only and only when we are considering motion of body in a non-inertial frame. So that's all in this lecture about different concepts of force, जो कि हमने पहले कहीं पर भी कवर नहीं किए थे. तो अब आपका इसके साथ जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स का करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स आफ्टर द कंप्लीट टॉपिक ऑफ friction, which will be covered in 2-3 videos. So thank you. Subscribe and like the video, subscribe the channel. Thanks a lot.